नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। लास्ट के हमारे सेशंस डेडिकेटेड रहे हैं एनसीईआरटीज़ के लिए। एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटीज़ की क्या डिमांड है, यूपीएससी की क्या डिमांड है और एनसीईआरटीज़ उनको कैसे फुलफिल करती हैं और हमारा क्या रवैया होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए उन एनसीईआरटीज़ को पढ़ने का। ये सारी चीज़ें हम लास्ट के कुछ सेशंस में डिस्कस करते आए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, 7वां चैप्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। देखिए, चैप्टर या टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी का है, लेकिन उन्होंने चैप्टर का नाम ही क्या दिया है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी कि ज्योग्राफी के कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात हो रही है जो कि भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। मतलब चीजें कहीं कनेक्ट हो रही है। ये चीज आपको यहां समझनी होगी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, और किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं वो ये चैप्टर जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो हमें करने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए कुछ ना कुछ लाइफलाइन है। वो लाइफलाइंस क्या है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां बेसिकली ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की, और अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इनकी बात जो है वो की जा रही है। परिवहन जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन जो है उसकी बात की जा रही है, कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, और ट्रेड या व्यापार की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस प्रकार से व्यापार होगा, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, और किस प्रकार से कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। ये सारी बात यहाँ पर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अगर आज इस चैप्टर का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो देखिए, बहुत अच्छा पार्ट जो है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई एक लाइन जो है वो दिखाई देगी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ट्रेड है, वो बहुत अच्छा, बहुत आसान, बहुत सुगम जो है वो हो पा रहा है। मतलब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको एक और चीज देखने को मिल रही है कि हमारा एक और सब्जेक्ट, सिलेबस का एक और सब्जेक्ट जिसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो प्रीलिम्स में भी आता है, जो मेंस में जीएस पेपर 3 में भी आता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अलग कोई एक चीज है जिसको कि हम अलग ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ कनेक्ट होता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इन सब में किसकी हेल्प मिल रही है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल रही है। तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि ओजांग सर का पेपर एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो सर ने साफ साफ बताया था कि साइंस को डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस होते हैं, साइंस के जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो हम प्रयोग देखते हैं, अनुप्रयोग जो देखते हैं, उसे ही हम टेक्नोलॉजी या तकनीक का नाम देते हैं। और वही टेक्नोलॉजी कहाँ काम आ रही है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम आती हुई हमें दिखाई दे रही है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प वो टेक्नोलॉजी जो है वो कर रही है। मतलब चीज़ें देखिए आप कैसे कनेक्ट हो रही। जो चैप्टर ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के चैप्टर जो है उसका नाम ही कुछ ऐसा दिया है कि वो ये बता रहा है कि इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन जिन चीज़ों की बात हम आगे करने जा रहे हैं वो चीज़ें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उन हेल्पफुल चीज़ों में साइंस एंड टेक का भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ें हमें जो है वो यहाँ पर समझने की होती है। हम इन चीज़ों को रटते रहते हैं कि भारत में हम क्या करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये जो टेबल दी हुई है यहाँ पर, ये जो एक हायरार्की बनाई हुई है यहाँ पर, इसको हम रटेंगे। लैंड में 3 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है, वाटर में 2 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर में 2 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बस हम इन चीज़ों को रटेंगे, हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ समझना है चीज़ों को। चैप्टर कहना ही क्या चाह रहा है, नेशनल इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो जीवन रेखा है उसकी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, और उसमें एक बड़ा रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हमें देखने को मिल रहा है, साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अपने आप में एक बड़ा जो टॉपिक है, ये अपने आप में बन जाता है 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करता हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी और चौथे सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होगा। हम यहाँ पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, पॉलिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सरकार कैसी पॉलिसीज बनाएंगी, कैसी नीतियां बनाएंगी, उसका इन सब पर बहुत बड़ा असर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हम हिस्ट्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भारत का इतिहास कुछ इस प्रकार का रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं तो भारत का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि हमने सड़क मार्ग को हमेशा प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है, जल मार्ग को हम कम प्राथमिकता देते आए हैं। इसी वजह से अगर हम भारत की बात करें तो वाटरवेज जो है, भारत की जो वाटरवेज जो है, वो वाटरवेज जो है
वो हमें उनका उपयोग जो है, उनका दोहन जो है, उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कम होता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो ज्यादा होना चाहिए। सबसे सस्ता माध्यम जो है इन सब में से, ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे सस्ता माध्यम होता है दैट इज वाटरवेज। जल जो होता है, जल के द्वारा जो परिवहन होता है वो सबसे कम लागत वाला, सबसे कम कॉस्टिंग वाला परिवहन जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारा इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि हमारा फोकस जो है वाटरवेज पर कम रहा है। कुछ भाग अगर हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो कुछ भाग ऐसे थे जहां पर कि जल परिवहन ज्यादा होता था, वरना हमें जल परिवहन जो है बहुत ज्यादा देखने को भारत में नहीं मिलता। आज भी अगर आप रिसेंटली देखें, अभी करंट अफेयर्स की न्यूज देखें, 2 से 3 दिन पहले की न्यूज थी, नॉर्थ ईस्ट को वाटरवेज से और ज्यादा अच्छे से जोड़ने की बात जो है वो की जा रही है। सेकंड नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, आसाम के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, उसको पोटेंशियल और बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है। कि अभी अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो एक शिप जो है वो इलाहाबाद से लेकर के गुवाहाटी तक ले जाया गया था वाटरवेज के द्वारा। हमारे जो वाटरवेज है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक चलता है, और दूसरा नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो धुबरी से सादिया तक चलता है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो और अच्छी करने की कोशिश जो है वो अभी अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले की न्यूज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इन चीजों को हमें करंट अफेयर्स से भी कनेक्ट करते हुए चलना है, उनको साथ में जोड़ते हुए हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा, तो हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे देखिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें रोडवेज की बात की गई है, रेलवेज की बात की गई है, पाइपलाइंस की बात की गई है। लेकिन अगर आप अभी अभी देखें, रिसेंटली देखें, तो हम एक और नए टाइप का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देख रहे हैं, जिसका नाम होता है हाइपरलूप। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित की जा रही है, और कुछ बड़े मेट्रो शहर में, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे शहरों को जोड़ने के लिए उसका प्रयोग जो है वो भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली जो है अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो काफी ज्यादा उसका डेवलपमेंट, विकास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर से इन चीजों को हमें कनेक्ट करते हुए, अपडेट करते हुए काम जो है वो करना होगा, पढ़ाई जो है वो करनी होगी। जैसे यहीं पर रेलवेज जो है, रेलवेज के अंदर भी अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर रेलवेज के अंदर अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो ये वाटरवेज की जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, वाटरवेज जो है वो सारे यहां पर दिए हुए हैं। देन रेलवेज को अगर आप देखेंगे तो बीच में अगर आप रेलवेज वाला जो इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट है रेलवेज का, उसको अगर आप देखेंगे, रेलवेज रेलवेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट और पैसेंजर्स दोनों के लिए काम करते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो हम अभी अभी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है आप सभी जानते होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी है। साथ ही हम बुलेट ट्रेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन जो कि मैग्लेव टेक्नोलॉजी, अगेन देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ इन्वॉल्व होती है। मैग्लेव टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक लेविटेशन जो है उसकी हेल्प से चलने वाली ट्रेन, जो कि पटरी पर पटरी को बिना टच किए जो है वो चलती है मैग्नेटिक लेविटेशन की हेल्प से। वो सब चीजें जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं, या वो सब चीजें जो कहीं ना कहीं पॉलिसी का पार्ट बन रही है हमारे, उन सब चीजों को यहाँ पर हमें साथ ही साथ अपडेट करते हुए फिर इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। पढ़ना का मतलब रटना नहीं है, पढ़ने का मतलब समझना है। चीजों को हम समझेंगे, क्यों हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा सुगम हो जाता है, क्यों भारत सरकार जो है वो रोडवेज पर ज्यादा फोकस करती है, रेलवेज पर कम फोकस होता है, वाटरवेज पर और कम फोकस हमें देखने को मिल रहा है, या क्यों हम पॉलिसी में लैग कर जाते हैं, हमारी नीतियां जो है वो इस प्रकार की नहीं बन पाती हैं कि वो वाटरवेज जो है, जल परिवहन जो है उस पर और ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाए, क्यों हम रिसेंटली इन चीजों पर फोकस करने लगे हैं, पहले क्यों नहीं करने लगे। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर हमें जानने हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो अप्रोच होगी वो ऐसे ही क्वेश्चंस पर होगी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या क्यों ऐसा हो पा रहा है, जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, तो वो सब समझने के लिए इन चैप्टर्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तब हम जाकर के वैसे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो दे पाएंगे। और आपकी यही अप्रोच बनाने के लिए, इस अप्रोच को आप डेवलप कर सके, अपने अंदर विकसित कर सके, उसके लिए हमारा बैच जो है वो उजांग सर आपको सिखाते हैं एनसीईआरटी आंदोलन बैच में, कि इन एनसीईआरटीज के जो टॉपिक्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे वो भारत के विकास में, इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगे, कैसे वो इंडिया के जो इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें हेल्पफुल रहेंगे, कैसे हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे, और कैसे हम
उनके द्वारा किसी प्रकार का सोल्यूशन जो है वो हम रख पाएंगे। ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो हमें इन सब चीजों को सीखने के लिए मजबूर नहीं करता, वो हमें ज्यादा मजबूर करता है इन सब चीजों को रटने के लिए। हमारा जो मोटिव होता है पढ़ाई करने का वो ये नहीं होता कि हम हमारी मानसिक क्षमताओं को विकसित करें। हमारा जो मोटिव होता है, जनरली जो हम एकेडमिक्स में देखते हैं, हमारा मोटिव जो होता है वो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएँ। मार्क्स ले आएँ तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। हमारा टारगेट कभी ये रहा ही नहीं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम अच्छा पढ़ें जिससे कि हमारी मानसिक क्षमताएं जो है, मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़ सके, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और यहाँ यूपीएससी की डिमांड वही है कि आप अपनी मानसिक एबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी को, मानसिक योग्यताओं को बढ़ा करके आप एग्जाम में अपीयर हो। और जिस दिन आप उस पोस्ट पर बैठे हैं, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पर बैठे, तो आप जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और उससे ऊपर जब हायर पोस्ट पर जब आप जाएं तो जनता के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बना पाए, एक अच्छे नीति निर्माता जो है वो बन पाए। ये हमारी डिमांड रहती है और उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से हट करके थोड़ा डिफरेंट वे में हमें सोचने की, समझने की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से हम कुछ बैचेस ऐसे लॉन्च करते हैं आप लोगों के लिए जो कि आपको उस पर्टिकुलर वे में समझा पाएं, आप उस पर्टिकुलर वे में सीख पाएं, सोच पाएं। इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हमारी तरफ से करवाई जाती है और बहुत ही नॉमिनल फीस में। देखिए ये हमारा जो बैच है एनसीईआरटी आंदोलन बैच, बहुत ही नॉमिनल फीस में आप लोगों को अवेलेबल यहाँ पर करवाया जा रहा है। और खुद ओजांग सर जो है वो आपको ड्राइव करेंगे, सिखाएंगे आपको कि आप किस प्रकार से इन सारे सब्जेक्ट्स के बीच की कनेक्टिविटी को बना सकते हैं, किस प्रकार से इन सबको कनेक्ट करके आगे आने वाले जो दूसरे मेंस के जो सब्जेक्ट है जहां पर कि एक गहरी सोच की आवश्यकता होती है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे, कैसे खुद को तैयार कर पाएंगे। तो आई होप कि अब आप जो है वो बात को अच्छे से समझ पाए होंगे एंड जो टॉपिक है उसकी डिमांड क्या है उसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के इस सेशन को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में जिसके अंदर हम ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में और डिस्कशन हमारा जो है उसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।